महाराष्ट्र में हम रहते हैं और मराठी को अभिजात भाषा दर्जा मिला है, इसलिए मेरे पहले वाइस चांसलर जी ने भाषण किया, शुरू ने वो मराठी में किया, लेकिन मैं दोनों का समन्वय करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी आँख बहुत शार्प है। ऐसे कई लोग बोलते हैं तो मेरे आँख ने ये रीड किया कि आधे लोग अमराठी हैं, तो वो चेहरे से दिखाएंगे कि हाँ 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 हाँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। तो नॉट इन इंग्लिश, एटलीस्ट मैंने हिंदी में भाषण करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी है, मुंबई का होने के बावजूद भी। मुंबई नाम की एक हिंदी होती है, तो वो मेरी नहीं है। आई वॉज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ABVP, तो देश कम से कम 4 बार घुमा हूँ, तो इसलिए मेरी हिंदी आपको समझ में आएगी। श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे यह होस्ट है आज के, और पेरा प्री एमिनेंट एजुकेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, यानी स्वायत्त विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के नाते जिनको महाराष्ट्र शासन ने परमिशन दी है कानून के तहत, विधानसभा विधान परिषद में कानून करके राज्यपाल ने उस कानून पर सिग्नेचर करने के बाद जो यूनिवर्सिटी बनी, लगभग वो अभी 34 के आसपास हो गई। इसके अलावा डीम है, तो ऐसे सारे साधारणतः सब जगह कुछ चीज़ें कॉमन होती है। तो ये माइक भी ऐसा ही है कि सब जगह ऐसा ही होता है, जो बीच बीच में आकर, यानी इतने बड़े ऑडिटोरियम में भी ये आवश्यक ही है कि वो ज़रा ठीक करे। तो लगभग 34 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी मिलकर, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम मिलकर 83 होती है। तो उसमें गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, जिसको पब्लिक यूनिवर्सिटी क्या कहा जाए, उसका तो कोऑर्डिनेशन अलग अलग स्तरों पर इवॉल्व हुआ है। एक यूनिवर्सिटी यानी उसमें सीनेटर्स कैटेगरी, 10 ग्रेजुएट से, 10 प्रोफेसर से, 10 प्राचार्यों से, 6 संस्था चालकों से, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैनेजमेंट काउंसिल, हम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को समझाने के लिए कहते हैं कि यह सीनेट यानी विधानसभा, मैनेजमेंट काउंसिल यानी कैबिनेट, और उसके ऊपर वाइस चांसलर यानी चीफ मिनिस्टर। तो ये एक सिस्टम पब्लिक यूनिवर्सिटी की लगी। आप सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी अब ऐसे ऐसे सिस्टम लगने लगी है, तो उसमें से शायद आपको सबको लगा होगा कि अपने भी कुछ प्रश्न होते हैं, अपने भी अनुभवों का आदान प्रदान करना चाहिए। इसलिए शायद इस पेरा का फॉर्मेशन हुआ, और उस पेरा ने ये तय किया कि सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फिर अकाउंट्स के इंचार्ज जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एडमिशन के इंचार्ज, एग्ज़ाम के इंचार्ज, इन सब का एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें हर यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने क्या प्रयोग किया, हमको उसका क्या फ़ायदा हुआ, ऐसी सारी बातें शेयर करें। तो जाकर ऐसे ऐसे सबका एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक, यूनिवर्सिटी के 2 पार्ट होते हैं, एकेडमिक बहुत महत्व का और एडमिनिस्ट्रेशन उससे भी ज़्यादा महत्व का। दोनों एक के दूसरे के हाथ में हाथ डालकर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी। एडमिशन बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोफेसर अच्छे नहीं, सिखाते नहीं अच्छे, तो लोग बोलेंगे कि एडमिशन से क्या करना है, अपने को सीखना है, चलो दूसरी यूनिवर्सिटी का सोचे। दूसरे यूनिवर्सिटी के सिखाने वाले प्राध्यापक बहुत अच्छे, लेकिन कई परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब होगा, हर बार रिजल्ट में गड़बड़ी, तो उसमें भी कोई नहीं जाएगा। तो दोनों मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक मिलकर ही अच्छी यूनिवर्सिटी बनती है। तो जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक कोऑर्डिनेशन का स्ट्रक्चर बना है, राज्यपाल उसके कुलपति होते हैं। राज्यपाल हर 3 महीने के बाद जॉइंट बोर्ड ऑफ VC, ऐसा एक फोरम है, तो जॉइंट बोर्ड ऑफ VC की मीटिंग करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं कि आने वाले 3 महीने में ये करो, ये मत करो, पूछते हैं क्या नवीन प्रयोग किया वगैरह। वैसे आहिस्ते आहिस्ते आपकी भी जॉइंट बोर्ड ऑफ VC डेवलप होनी पड़ेगी, उसकी शायद ये शुरुआत है। और मुझे बहुत आनंद हुआ कि जिनका
बहुत फील्ड का एक्सपीरियंस है। कभी कभी क्या रहता है कि थियोरेटिकल एक्सपीरियंस बहुत रहता है, फील्ड में क्या चले मालूम ही नहीं। तो मंगेश जी ऐसे एक व्यक्तिमत्व है कि जिनको ग्रास रूट का मालूम है कि क्या होना चाहिए। तो ऐसे मंगेश जी जैसे चेयरमैन अपने दिए हैं, और ये पहला एक्सरसाइज शायद हो रहा है जिसको बार बार करना पड़ेगा। ऐसा जो दिन भर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलेगा, उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिनका मैंने जिक्र किया, डॉक्टर मंगेश कराड़, जिन्होंने MIT नाम का एक सपना व्यवहार में लाया है। शुरुआत तो उनके पिताजी ने की, लेकिन कई बार बच्चे अच्छे होने चाहिए तो सारा एम्पायर उद्ध्वस्त होता है। तो दोनों बच्चे हमारे विश्वनाथ कराड़ जी के अच्छे निकले, ऐसा मैं मानता हूँ। और दोनों ने मिलकर अब बहुत मल्टीपल करते जा रहे हैं। तो ऐसे मंगेश जी उपस्थित है मंच पर। जिनकी आयु मत पूछो, वेरी यंग मैन, शैलेंद्र देवरांकर जी उपस्थित है। बराबर यंग ना? नॉर्मली स्टेट का एजुकेशन डायरेक्टर, यानी उसके हाथ में काठी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलते आयु के अंत में वो डायरेक्टर बनता है। लेकिन 3 साल पहले जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने, नया सरकार आया, मेरे पास हायर एजुकेशन आया, तो मेरे लिए एजुकेशन नया इसलिए नहीं, जैसे मैंने बताया कि ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 13 साल मैंने घर छोड़ा था। वो परंपरा है, ये संगठन बढ़ाने के लिए कुछ साल घर छोड़ो, तो 2 साल छोड़ने की परंपरा है। उस समय कश्मीर पंजाब जैसे प्रश्न थे, तो मैं 13 साल बाहर रहा। तो 1 ज़िला 3 ज़िले, 1 राज्य 3 राज्य, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। इसलिए जब मुझे एजुकेशन दिया गया और माननीय मोदी जी ने कहा कि भाई आपको एजुकेशन दे रहे हैं क्योंकि आपको इसका सारा मालूम है, क्योंकि उस समय के जो हमारे मोर्चा निकलते थे उसमें इसकी कई मांगें अभी पूरी हो रही है। हाँ, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की स्कॉलरशिप ये महंगाई निर्देशांक अनुसार बढ़ाए जाए। ये तब मैं मोर्चा का नेतृत्व करता था, मेरे पीछे विद्यार्थी थे, और महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती वाढलीच पाहिजे, वो अभी बढ़ गई। तो जब मैं बना तो मैंने तय किया कि सारे पोजीशंस पर यंग लोग आ जाए, और शैलेंद्र देवन जी को मैंने हायर एजुकेशन का डायरेक्टर बनाया, जिसके अंतर्गत 6000 कॉलेजेस आते हैं और ये सारी 84 यूनिवर्सिटीज़ आती है। ऐसे हमारे यंग डायनामिक देवणकर जी उपस्थित है। आपके वाइस चांसलर शिरोडे जी भी है। मंच पर विराजमान सारे मेरे सामने बैठे सारे मान्यवर, अलग अलग संस्था से आए हुए बंधु और बहनों, महाराष्ट्र की शिक्षा की परंपरा बहुत बड़ी है। उसमें भी 3 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट जो है, जो 0 से स्टार्ट होता है, ईस्वी सन 0 से, उसके पहले भी 3000 साल का इस देश की परंपरा है, लेकिन जिसके बारे में अपने मन में कभी कभी कन्फ्यूज रहता है कि क्या ये रामायण हुआ था, ये महाभारत हुआ था, तो ये 0 के पहले के है, हुआ था, इस पर फेथ है, इसलिए तो सारे मंदिर के लिए झगड़े और मंदिर हो गया। लेकिन जो लिखा गया वो 0 से लिखा गया, तो लिखा गया इतिहास, उसको अब 2025 साल हुए। तो 0 के बाद का जो लिखा गया उसमें यह लिखा गया कि इस देश की शिक्षा पद्धति यह दुनिया में सबसे आदर्श शिक्षा पद्धति थी। जिस शिक्षा पद्धति में आज जो नई शिक्षा नीति में हम करने जा रहे हैं, वर्सटाइल पर्सनैलिटी, ओनली आर्ट्स, नो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारा एक ही पढ़े, एक ही साथ पढ़े, एक साथ साथ 4 यूनिवर्सिटी का डिग्री ले ले। PhD बनने के लिए नॉट नेसेसरी कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, ये आज हम कह रहे हैं। वो 0 के बाद 800 तक, 800 साल चला जो शिक्षा पद्धति हुई, जिसको गुरुकुल कहते थे। उस जमाने में ये बिल्डिंग वाला विषय है ही नहीं था ना, तो गुरु के पास जाना, गुरु के घर बड़े रहते थे, वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना करना। तो सारी अभी के सिस्टम, अभी प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, चांसलर है, तो वो गुरुकुल थी। और उस गुरुकुल में जो सिखाया जाता था वो पूरे दुनिया में मार्गदर्शक होता था। यह लिखा विदेशी लोगों ने
कि भी यहाँ इतना पढ़ाया जाता था कि यहाँ की यूनिवर्सिटी नालंदा जब जलाई गई तो उसकी लाइब्रेरी की किताबें 6 महीने जल रही थी, वेरी ह्यूज लाइब्रेरी। तो हमने नहीं लिखा है, शून्य के बाद जो लिखा गया ना, उसके बाद पहले का पुराण है, उसको पुराण कहते हैं, हुआ कि नहीं मालूम नहीं, शून्य के बाद तो लिखा है। तो ऐसे 0 से 800 तक इस देश में सारी चीज़ें अच्छी चली। उसका वर्णन हम पढ़ते हैं कि या सोने का धुआं निकलता था, यानी समृद्धि। व्यापार, दुनिया की व्यापार में हमारा परसेंटेज 32% था, लिखा है, मैं मेरे मन का नहीं बता रहा हूँ। ईस्वी सन 800 में, जिसको हिंदी में कहते हैं नज़र लगी, मराठी में कहते हैं दृष्ट लागली, तो इस देश को नज़र लगी और आक्रामकों को ध्यान में आया कि यहाँ खूब सोना है, यहाँ कुछ लूटने जैसी चीज़ है, तो उनके आक्रमण शुरू हुए। वो 800 से लेकर 15 अगस्त 47 तक चले। तो आने वाले लोगों ने 3 चीज़ें की। एक तो ये शिक्षा के कारण दुनिया का नेतृत्व करते हैं, इनकी शिक्षा ही उद्ध्वस्त करो। फिर महिलाओं पर इनकी बहुत श्रद्धा है, बहुत उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनकी महिलाओं को भ्रष्ट करो। और गॉड, मंदिर, मूर्ति, इस पर उनका बहुत प्रेम है, मंदिर ही तोड़ो। तो 3 चीज़ें करने के बाद फिर लड़ाई नहीं मचेगी, वो रोते बैठेगा कि मेरी पत्नी भ्रष्ट हो गई, मेरा भगवान टूटा गया। तो यह मनोबल से टूटा हुआ आदमी आक्रमण करने के लिए और राज्य करने के लिए अच्छा स्ट्रैटेजी उस समय भी बनाते थे ना, तो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। अभी उसमें से 2 हिस्से पर मैं ज़्यादा समय नहीं देता, आज का विषय नहीं है, लेकिन शिक्षा पर देता हूँ। तो उन्होंने पूरी शिक्षा अपनी तोड़ मोड़ कर, और ब्रिटिश ने बचा हुआ जो है वो भी मोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि अपने को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जितना शिक्षण चाहिए उतना शिक्षण हम देंगे, जिसको हम कहेंगे कि क्लर्क बनाएंगे लोगों को। सोचना, संशोधन, न्यू क्रिएशन, ये सारा 0 से 800 वाला ख़त्म करो। तो ये अपने पैरों के यहाँ रहेंगे। मैं बहुत सोच समझकर ये इसलिए बता रहा हूँ कि उसको 0 से 800 वाले को निर्माण करना है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हम परमिशन दे रहे हैं कि आप कुछ नया करो, जिससे फिर से दुनिया में भारत विश्व गुरु बने। थेरी नहीं है, हम बनाने जा रहे हैं। अब हम जून में ऐसा एक कैंपस खड़ा करने जा रहा है 1000 एकड़ का, कि जिसमें दुनिया की 5 तो कम से कम यूनिवर्सिटी जून में आनी ही पड़ेगी। उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। क्यों आएंगे? तो एक तो उनको स्टूडेंट बहुत मिलते हैं, विदेश में जाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन विदेश में जाकर सीखना है, वो यहाँ सीखेंगे। और हमारे विदेश में न जाने वाले विद्यार्थियों को उस यूनिवर्सिटी की डिग्री यहाँ बैठे बैठे मिलेगी। और हमारे देश की भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी उस 1000 एकड़ के कैंपस में जाएंगी, जहाँ क्लासरूम बने बनाए मिलेंगे, लाइब्रेरी बनी बनाई मिलेगी, लेबोरेटरी बनी बनाई मिलेगी, हॉस्टल्स बने बनाए मिलेगी। तो समझो MIT अच्छी है, वो भी वहाँ आएगी। चेन्नई की कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो भी आएंगे। तो एक 10,000 विद्यार्थियों का कैंपस बनेगा, इस कैंपस में अविकसित अनडेवलप्ड कंट्रीज के स्टूडेंट्स एक लोह चुंबक के तरीके अट्रैक्ट होकर यहाँ आएंगे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रोल ये है कि अट्रैक्ट करे फॉरेन स्टूडेंट्स। पहले तो अविकसित देशों के विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करे। देश के विद्यार्थियों को आप अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। लोगों के खिस्से में पैसे ज़रा ज़्यादा होने लगे तो बोलते हैं अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी तो अच्छा है, उससे अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है जो दुनिया को चाहिए। जर्मनी ने गत साल एक प्रपोजल रखा कि हमको 4 लाख युवक युवतियाँ दो। तो मतलब 4 लाख, मुझे पहले वो जर्मनी में बोल रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया, बोलो मुझे लगा कि 4000 बोल रहे। बाद में जो मीडिएटर था उसने कहा नहीं हमको 4 लाख चाहिए। तो क्यों 4 लाख चाहिए? तो उन्होंने जर्मनी में बताया, मीडिएटर ने मुझे हिंदी में बताया, मराठी में बताया कि अब दुनिया की कोई भी देश पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं चाहती। शादी नहीं करना,
शादी की तो बच्चे नहीं होना, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिंदगी मिली एंजॉय करो। तो करते करते अब उनका देश चलाने के लिए उनको आदमी चाहिए। तो 4 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट की, अभी अभी 10,000 लोग भेज पाए हैं। तो जर्मनी का डेलीगेशन जब आता है तो बोलता है कि जल्दी भेज, उनकी भाषा में बोलते हैं जल्दी करो, क्योंकि पीछे जापान खड़ा है, तो हमको पहले 4 लाख दो, बाद में जापान के दो। तो दुनिया की सारी देश अब भारत की ओर स्किल्ड, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट ऐसे युवा शक्ति की डिमांड कर रहा है। पूरी कौन करेगा? अपनी शिक्षा पद्धति। कौन सी शिक्षा पद्धति? जो 0 से 800 में थी और पूरे दुनिया को उन्होंने कहने के लिए बाध्य किया कि ये हमारे विश्व गुरु है, भारत इज और विश्व गुरु। तो मुझे लगता है कि इस लाइन पर नहीं सोचेंगे और पैसा कमाने के लिए एक वेंचर के रूप में यदि यूनिवर्सिटी की ओर देखेंगे तो जो चाहिए वो निर्माण नहीं होगा। और मैं एक मिल मजदूर का लड़का हूँ, मेरे पिताजी को पहले महीने में 10 रुपया पगार था प्रति माह, रिटायरमेंट के समय 1400 था। मुझे कुछ गंवाना नहीं है। यदि आप इसको इंडस्ट्री के रूप में चलाएंगे, हम चलाने नहीं देंगे। हमने एक कानून लाया था, मंगेश जी ने मध्यस्थी किया इसलिए आप बच गए, जो कानून विधानसभा में पारित किया था। क्यों मंगेश जी, याद है ना? जिस कानून में आपको फीस हम तय करके देने वाले थे, सिर्फ विधान परिषद में पारित होना था। तो मंगेश जी आए, सीएम को मिले, सीएम को मित्र है, तो सीएम भी हमारे बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हर इंस्टीट्यूट को 10% गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाओ, ऐसी कंडीशन डालो, फीस उनकी तय करने दो। मैं बहुत दावे से कहता हूँ कि कोई भी विश्वविद्यालय ने गत 2 साल में 10% गरीबों को नहीं सिखाया है। हमने एक कमेटी अपॉइंट की है। हाँ, अब सारे रिलेवेंट लोग बैठे हैं, एक कमेटी आकर आपका रजिस्टर्ड देखने वाली है कि क्या 10% स्टूडेंट्स को, गरीबों को आप दे रहे हैं या एक अलग दुनिया खड़ी कर रहे हैं। गरीबों ने जाना उसके गली के कॉलेजेस में, और जिसके पिताजी का एनुअल उत्पन्न 2 करोड़ रुपए, वो आपके यहाँ आएगा 10 लाख रुपये फी देकर। हमने आपको 10 लाख रुपए की फ़ी लेने के लिए परमिशन दी ना। 10 लाख शायद फ्लेम की है, आपकी 2 लाख होगी, मालूम नहीं मुझे। वो सारा ढूंढना है कि आप कितनी फीस लगाते हो, और इसलिए ढूंढना है कि हमको कोई अच्छा चला हुआ डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाते परमिशन हमने इसलिए दी कि आप कुछ नया करो। आप फिर आर्ट्स साइंस कॉमर्स ही करेंगे तो हमारा एसपी कॉलेज है, आपका क्यों चाहिए? आपको स्वायत्तता दी कि कोई नया कोर्स आपने डिज़ाइन किया तो यूनिवर्सिटी में सैंक्शन के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। 2-2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहता था, वो यूनिवर्सिटी के सीनेट, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल, मैनेजमेंट काउंसिल, फिर वहाँ लेन देन, तो आपको स्वायत्तता दे दी। आपको जो कोर्स चाहिए वो आप डिज़ाइन करो, उसकी परीक्षा आप लो, उसके रिजल्ट आप लगाओ, उसकी डिग्री आप दो। तो आप फिर आर्ट्स साइंस कॉमर्स ही करेंगे क्या दुनिया की रिक्वायरमेंट को ध्यान में लेकर कुछ करेंगे? आप इसमें से हर साल मनी साइफनिंग करके अपनी लैंड डेवलप करेंगे क्या? हम नहीं होने देंगे। बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं नहीं होने देंगे। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी इसी लाइन पर काम करेगी। सामान्य व्यक्ति के हित के लिए शासन चलता है, कुछ लोगों के हित के लिए नहीं चलता। तो मुझे एक चांस ही चाहिए था ये सब रखने के लिए, जो आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। हाँ, अब ये मैसेज जाएगा सब जगह कि आने वाले दिनों में आपको और भी स्वायत्तता देंगे, लेकिन आपका केंद्र बिंदु ये विद्यार्थी होना चाहिए, आपका केंद्र बिंदु ये प्राध्यापक होना चाहिए, आपका केंद्र बिंदु आपकी फैमिली नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों के लिए, पैसे जनरेशन के लिए करते होंगे दक्षिण में, इसलिए तो महाराष्ट्र में 7वीं पास वाले वसंतदादा पाटिल ने महाराष्ट्र में प्राइवेटाइजेशन लाया। 7वीं पास थे हमारे वसंतदादा पाटिल। विजन क्या थी? मेरे राज्य का पैसा बाहर जा रहा है, मेरे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, तो 82 में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को प्राइवेटाइजेशन किया। इस विजन से किया कि आप कुछ नया करें। इसलिए आप सबको फिर से एक बार ये कहते हुए कि हर रोज़ कोई एक नया कॉलेज आ रहा है, हमको विश्वविद्यालय बनना है। अरे विश्वविद्यालय बनने क्या करना है? हाँ,
लॉ कॉलेज चल रहा है, स्टूडेंट की फ़ी 3,000 रुपये, वो 3 लाख करने के लिए करना है क्या? 3,000 रखेंगे ये प्रॉमिस करो। ऐसा है कि जो शिक्षण संस्थाएं अपने बड़े बड़े शिक्षाविदों ने चलाई, महर्षि दोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, हाँ से लेकर कर्मवीर भाऊराव पाटिल, बड़े 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 नाम है, इन सारों ने अपने घर की गहने बेची बिल्डिंग बनाने के लिए। अपने पत्नी को कहा कि खाना बनाने वाले हो ना तो और 20 लोगों का बनाओ, कुछ गरीब विद्यार्थी हमारे कैंपस में है, वो शाम को खाने पर आएंगे। ऐसी शिक्षण संस्थाएं उन्होंने बढ़ाई। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को अब ऐसे ऐसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन उसकी फ़ी यदि आपको 10 लाख रखनी है तो उस फी में से 10%, 20% स्टूडेंट ऐसे करो। आप लोग कहते हैं क्या है वो गरीब है ना, तो इस कल्चर में आने के लिए डरते हैं। आप उसके लिए कुछ प्रयत्न करते हो, कुछ कैंपेन करते हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा, मैं आने वाला हूँ, खाने पीने के लिए कुछ करो। अभी आते आते मुझे कुछ खिला रहे थे, वो भी मैंने नहीं खाया, क्यों? बहुत कुछ रखा था शुरू से, तो मैंने कहा कि नहीं मत, क्योंकि मैं यदि यह आग्रह करने वाला हूँ कि जाओ काम करके वापस आओ, तो मुझे भी समझ नहीं था, मुझे भी कुछ खाना पीने के लिए कंपल्शन, मेरे उस पर कंपल्शन डालने पड़ गए। तो दिन भर की चर्चा में एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टि से एक डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, एक क्लिक पर सारा आ सकता है क्या, कि इस बार स्टूडेंट्स कितने आ गए, कौन से कास्ट के कितने आ गए, कौन से सब्जेक्ट के कितने आए, फीस का कलेक्शन क्या हुआ, प्रोफेसर की तनख्वाह कितनी हुई, फिर बैंक से लोन लिया इसका कर्जा हफ्ता कितना गया, बचा कितना। तो आपके बैलेंस शीट में यदि आप शिक्षा संस्था है तो बचना ही नहीं चाहिए। माइनस, देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कभी प्लस होता है क्या, या प्लस कर नहीं सकते क्या? तो प्लस करना है, आप लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। प्लस कैसे होता है भाई? लोगों को और सुविधा दो, आपकी बैलेंस शीट माइनस में होनी चाहिए। तो माइनस में डालो आपकी बैलेंस शीट, ऐसे नहीं मानता हो। लेकिन आपके डायरेक्टर को प्रति साल 50 लाख रुपए की सैलरी, क्योंकि हमने आपको सहायता दी, तो आपने बैलेंस शीट में डाल दी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट पर खर्चा करो, प्राध्यापकों पर खर्चा करो। कई प्राइवेट कॉलेजेस में मुझे मालूम है, अभी मैं मेरे आँख शार्प होने के कारण जब मैंने कहा तो एक दूसरे से बात करने लगा, ऐसा है 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे है कि जिनके डायरेक्टर का एनुअल सैलरी वो 50 लाख रुपए डालते हैं। नहीं डालने देंगे। आप स्टूडेंट के लिए जो भी करो, तो हम आपको ग्रांट नहीं दे रहे तो आगे के दिन में ग्रांट देंगे भाई। आप कहो कि आप इतने आदर्श रूप से संस्था चलाने के लिए कहते हैं, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो आपको करेंगे ना मदद भाई। थोड़ी आर्थिक स्थिति महाराष्ट्र की कमज़ोर है, तो ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगी। गढ़चिरौली जिले में एक स्टील प्लांट बना, तो साल में अब 21-22 हज़ार करोड़ से अपना उत्पन्न बढ़ने वाला है। फिर वाढ़वन नाम का जो पोर्ट हम बना रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनेगा, जिस पोर्ट का एनुअल रेवेन्यू ही अपने को 1 लाख करोड़ आएगा। आएगा पैसे, अभी नहीं है इसलिए नहीं दे रहे, आएंगे पैसे, देंगे आपको। लेकिन आप इसको एक कारखाना, इंडस्ट्री मत बनाओ, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही रखो। यह मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, धमकी देना तो मेरा स्वभाव ही नहीं। हाँ, मैंने धमकी दी? हाँ। तो मैं आपको नम्रता से समझा रहा हूँ कि दुनिया, क्यों समझा रहा हूँ कि दुनिया चाहती है कि इस देश के विद्यार्थी हमको चाहिए, तो वो फिनिश प्रोडक्ट यदि पूरा करना है तो किसी एक क्लास से न जाए ना। जिनके माता पिता जी के उत्पन्न 2 करोड़ है, वो आया पढ़ा और उसका एनुअल पैकेज अब 5 करोड़ बना, तो संपत्ति के पास संपत्ति लेकर जाए। तो आप सबसे ये विनती करता हूँ, पूरे दिन का एक्सरसाइज अच्छा बने, जो भी चर्चा होगी, विमर्श होगी, और इससे कुछ अच्छा निकले